अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा और उनके सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सहाफ़ियों के एक वक्त से मुलाकात की। जी हाँ, ये प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो अदालती रिपोर्टर्स या कोर्ट रिपोर्टर्स जिनको हम कहते हैं वो थे, जो कि रोज़ाना की बुनियादों पे सुप्रीम कोर्ट से कभी कभी बराह रास्त और कभी कभी ख़बरों के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम को बाखबर रखते हैं उन अहम मुकदमात के हवाले से जो मुकदमात रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट में जिनकी समाअत की जाती हैं। आज की इस मुलाकात की ख़ास बात ये थी कि ये एक तसलसल था उन मुलाकातों का जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा वकला तंजीमों से भी उन्होंने पहले की है, एडवोकेट जनरल्स और जो प्रोसिक्यूटर जनरल्स हैं सरकारी वकला से भी की है। और उनका मकसद ये है कि अदालती कार्रवाई को, निज़ाम इंसाफ को, निज़ाम अदल को कैसे मौसर बनाया जाए और अवाम का ख़ास तौर पर जो जानने का हक़ है, ये मामला आज ज़ेर बहस था कोर्ट रिपोर्टर्स की तंजीम प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। आज की मुलाकात में ये शायद ज़रूरी नहीं कि किसने क्या कहा, मगर आवाम के लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि क्या कौन से अहम मामलात पे बात हुई। तो मुख्तसर खुलासा आपको बता देते हैं उस मुलाकात के अंदर कौन कौन से अहम कौमी मफाद और अवामी मफाद के मामलात पर बहस हुई। सबसे पहले तो इस सवाल के ऊपर तजावीज़ का तबादला हुआ कि अवाम तक अदालती मालूमात बेहतर अंदाज में कैसे पहुंचाई जा सकती हैं। फिर ये बात भी हुई कि अदालती रिपोर्टर्स जो हैं वो किस तरीके से इस बात को यकीनी बनाएं कि सिर्फ़ और सिर्फ हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात अवाम तक पहुंचाएं। और फिर ये बात भी हुई कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं यूँ तो तकरीबन सभी पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता और तजर्बाकार होते हैं, मगर उनकी अहलियत का कोई ना कोई मायार मुकर्रर करना भी ज़रूरी है। फिर इसके बाद जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स का एक फोरम है, उसके अंदर ख़ुद एहतसाबी का अमल कैसे उसको प्रमोट किया जा सकता है। और फिर हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ अगर कोई रिपोर्टिंग होती है तो उसके ऊपर कैसे किसी को जवाबदेह बनाया जा सकता है या उसकी हौसला शिकनी कैसे की जा सकती है। फिर इस मामले पे भी बात हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं वो बहुत सी मालूमात जो हैं उनको बर वक्त नहीं मिलती, जिससे आम तौर पे मिस रिपोर्टिंग का भी अंदेशा रहता है। तो कैसे एक नया अमल तरतीब दिया जाए जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट की प्रेस एसोसिएशन है उसके ज़रिए की गई दरख्वास्त के ऊपर अहम मामलात पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फौरी मालूमात फराहम की जाएँ। और फिर जो सीनियर और जो रेगुलर रिपोर्टर हैं जो एक तवील अरसे से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए खसूसी एक्रेडिटेशन कार्ड्स जो हैं वो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए जाएँ या नहीं, ये भी एक तजवीज़ सामने आई है इस मुलाकात के अंदर। और फिर अदालती रिपोर्टर्स और जो कैमरामैन हैं जो कई कई घंटे सुप्रीम कोर्ट में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, उनको जो पेशा वराना बुनियादी सहूलियात या उनकी ज़रूरियात हैं वो क्या क्या है और उनको कैसे फराहम की जा सकती हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो एक बराह रास्त नशियात का पायलट प्रोजेक्ट किया है, उस पायलट प्रोजेक्ट के हवाले से भी जो तजवीज़ ज़ेर गौर है उसमें भी मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है, उसके बारे में भी इस मुलाकात में बात हुई। और फिर आला अदलिया में जजों की तैनाती के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हुई और जिसके हवाले से ये बात सामने आई है कि कवायद मुरतब किए जा रहे हैं और उसके लिए जुडिशल कमीशन के 28 अरकान जो हैं उनको खतूत भी लिख दिए गए हैं। और इन 28 अरकान में वो लोग शामिल हैं जो कि बुनियादी तौर पे हाई कोर्टों के अंदर, चारों हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आला अदलिया में जजों की तैनाती के लिए जो अलग अलग कमीशन है वो तमाम अरकान उनको ये खतूत लिखे गए हैं। और फिर एक बात गैर रस्मी गुफ्तगू में ये भी सामने आई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो सदारती रेफरेंस था उनके सज़ाए मौत को जो आज तक हम अदालती कत्ल कहते हैं, तो ये भी चीज़ सामने आई है कि उस सदारती रेफरेंस की समाअत भी होगी जब बादल छटेंगे, कुछ अहम मुकदमात में, कुछ मामलात में कुछ पेशरफ्त होगी, तो उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से जो सदारती रेफरेंस है उसकी समाअत भी की जाएगी। और फिर एक अहम बात जो सहाफ़ियों की तरफ से कुछ सवालात उठाए गए थे, ख़ास तौर पे म्यूज़ियम में सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में जो चीफ जस्टिस साहिबान आते रहे हैं उनकी तस्वीर भी तमाम जजेस की हैं। तो फिर ये मामला भी सामने आया कि आखिर उन जजों की तस्वीर क्यों नहीं है कि जिन जजों ने मार्शल लॉ और के PCO पे हल्फ उठाने से इनकार किया था और वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके थे। तो बुनियादी तौर पे वो भी हमारे हीरो हैं तारीख़ के, कौम के,
तो उनकी तस्वीर भी होनी चाहिए। तो ये वो मामलात हैं, इसी के सिलसिले में हम बात करेंगे। आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है तैयब बलोच जो कि सदर हैं प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और उनके साथ जनाब अब्दुल कयूम सिद्दीकी, किसी तारफ़ के मुताज नहीं, ये भी हमारे सीनियर और एक्रेडिटेड रिपोर्टर हैं, और इनसे भी आज हम बात करेंगे। तो ये बलोच साहब, सबसे पहले तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये मुलाकात, इसका पस मंज़र क्या था और क्या मकासद थे बुनियादी तौर पर जो आज हुई है? देखिए, पस मंज़र तो यही है कि जब से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपना हलफ लिया, उसके बाद से उनकी ये कोशिश रही कि जो अदालती स्टेक होल्डर है उनको ऑन बोर्ड लिया जाए कि उनको क्या मसाइल दरपेश आते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले जो है पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफूद ने जो है उनसे मीटिंग की, और उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी शामिल थे। तो फिर उसके बाद जो है वो अटार्नी जनरल और जो एडवोकेट जनरल्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का या अदालती निज़ाम का हिस्सा हैं, तो उनसे भी मुलाकात की गई और इनसे तजावीज़ मांगी गई कि आप कौन सी बेहतर तजावीज़ दे सकते हैं जो आपको जो है वकालत में या अपने पेशा वराना जो चीज़ें आप सर अंजाम देते हैं, जो आपको वो मुश्किलात दरपेश आती हैं। तो ये बिल्कुल उसी पस मंज़र के अंदर जो है वो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से भी जो मुलाकात हुई, ये उसी पस मंज़र में थी, क्योंकि हम भी जो है वो अदालती स्टेक होल्डर हैं, निज़ाम इंसाफ के स्टेक होल्डर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की खासकर बीट करते हैं या किसी भी अदालत की जो रिपोर्टर्स रेगुलर बीट करते हैं, तो वो उस अदालत का हिस्सा होते हैं। तो हम भी हिस्सा है, और इसी वजह से अगर हम देखें कि हमें खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दफ्तर भी दिया गया, बाकी सहूलियात भी होती हैं, तो इसी वजह से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उसको शायद दफ्तर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कमरा दिया गया जिसमें फैसिलिटेशन, दफ्तर तो सरकारी लोगों का होता है, बहरहाल वो एक हमारा एक रूम है जिसमें हमें फैसिलिटेशन, ताकि हम वहाँ पे बैठ के रिपोर्टिंग कर सकें और जो चीज़ें हैं डिस्कस कर सकें, कोई गेस्ट आता है तो उसके साथ हम बात कर सकें। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हमें जो है वो दिया गया है। तो इसी वजह से चीफ जस्टिस के जहन में ये बात ज़रूर थी कि जब दीगर स्टेक होल्डर हैं तो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हमारी स्टेक होल्डर है, तो इसी वजह से उनकी जानिब से जो है हमें बाकायदा इनवाइट किया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस ने मिल के हमें इन्वाइट किया, और उस ही इन्विटेशन के सिलसिले में फिर आज हमारी जो है वो मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, जिसमें तकरीबन हमारे 43 मेंबर्स जो हैं वो उसमें शरीक हुए। और मीटिंग का मुद्दा मकसद ये था कि उसमें कोई सवाल जवाब नहीं थे, उसमें तजावीज़ जो है वो मांगी गई थी, और ये हमें इंटीमेशन दी गई थी कि आप अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करके हैं कि जो आपको मसाइल हैं पेशा वराना, उसमें जो चीज़ें आप प्रॉब्लम हो रही हैं या किस तरीके से हम इन चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारे जितने भी मेंबरान हैं सब अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करके गए थे। तो आज जो गपशप हुई वो बिल्कुल एक जो है ऐसे अंदाज में थी कि फ्रेंडली माहौल में थी। तो चूंकि सवाल जवाब वाली चीज़ें थी नहीं, तो तजावीज़ थी, तो सब ने जो ऐसी खुशी जिन के माइंड में जो तजावीज़ थी, जिनको जिसमें सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर इको की वजह से जो मसाइल पेश आते हैं, जो लिस्टिंग आवाज़ के मसाइल हैं, अच्छा, फिर पेशा वराना अमूर के अंदर कैमरा मैनों के जो मसाइल हैं, फिर इसी तरीके से और भी जो दीगर हमारे मसाइल हैं, काज लिस्ट के इशूज़ हो सकते हैं। तो ये सारे इशूज़ तकरीबन जो 43 मेंबर थे उनके माइंड में जो चीज़ें थी वो सारी जो है बड़ी ब्रीफली जो है डिस्कस की गई। क्योंकि साहब, आपके नज़दीक चीफ जस्टिस का सबसे ज़्यादा फोकस किस बात पे था? और ख़ास तौर पे वो ये पहले भी कह चुके हैं कि एक्यूरेट रिपोर्टिंग होनी चाहिए, फैक्ट्स और ओपिनियन में फ़र्क होना चाहिए। तो ऐसी क्या नई चीज़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ला सकते हैं कि जो शायद पहले वाले जो चीफ जस्टिस साहिबान थे वो नहीं कर सके? ये तो मैं इस पर अब क्या कहा जाए, लेकिन जो तफसील से आपने बातें कर दी हैं, मेरा ख्याल उसके बाद कुछ ऐड करना वैसे ही मुझे लगता है कि गैर ज़रूरी होगा। उसके बाद मतलब मेजर तो यही सारी चीज़ें थी, उसमें आप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जाहिर है जो एक्यूरेट रिपोर्टिंग का जो है वो जाहिर होना चाहिए। उसमें मैं ये नहीं कहता कि भाई कुछ जानबूझ के गलत रिपोर्टिंग होती है या नहीं है, वो उसमें समटाइम समझने में गलती हो जाती है और समटाइम एक ह्यूमन एरर जो जिसको आप कह सकते हैं वो होता है, तो उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, बुनियादी तौर पे तो ये चीज़ थी। तो आपके ख्याल में ये जो इनएक्यूरेट अगर रिपोर्टिंग होती भी है तो उस हवाले से प्रेस एसोसिएशन के ऊपर भी बज़ाहिर तजावीज़ हैं कि उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी तो आती है। तो ये एक्रेडिटेशन की जो बात एक तजवीज़ सामने आ रही है कि ख़ास तौर पे जो एक्सपीरियंस कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको एक्नॉलेज किया जाए, रिकग्नाइज़ किया जाए और उनके लिए खसूसी कार्ड्स जारी किए जाएँ, उसका क्या मकसद हो सकता है?
मकसद तो कोई नहीं, वो एक ऑनर है कि मतलब आप जो है वो आप, और वो भी कोई वो खुद नहीं देंगे, वो उन्होंने कहा कि प्रेस एसोसिएशन जो है वो खुद देखेगी उसको खंगाल के, बल्कि ये तजवीज़ भी हमारी तरफ से आई थी कि एक जो है जिस तरह से ये पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उनको भी एक पार्लियामेंट की तरफ से एक्रेडिटेशन कार्ड्स होते हैं, और ये इस रिपोर्टिंग के हवाले से कि भी उनको जैसे अभी बताया तैयब ने कि उसमें सम टाइम होता है कि आपको पता है पब्लिक इंपॉर्टेंस का जब कोई बड़ा मुकदमा लगता है तो कोर्ट रूम रश हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें कम से कम उन लोगों को प्रायोरिटी तो हो कि भाई वो हमने जाके रिपोर्ट करना है क्योंकि रेगुलरली आते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि एक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वो इसी तरह से है कि वहाँ पे जो रेगुलर कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं तो वो एक्रेडिटेड वो जर्नलिस्ट होते हैं उनके ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी बात होगी कि उसमें एक जो है उसको अब देखना ये है इनकी एसोसिएशन ने और हमारी एसोसिएशन ने कि ऐसे कौन से लोग जो उनके समझते हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये हो, फ्री फॉर ऑल भी नहीं होनी चाहिए ये चीज़ से। तो क्या मयार है आपके तैयब साहब आपके अभी तो पहले तजवीज़ आई, अब तो बैठेंगे इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। जनरली स्पीकिंग जो अभी इस वक्त कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं उनके तजर्बे या एजुकेशन या उस हवाले से क्या क्या ऐसे सवाल उठते हैं आमतौर पे जिनका जवाब प्रेस एसोसिएशन को तलाश करना है? उसमें देखें बेसिकली चीज़ जो ये एक्रेडिटेशन वाला मामला देखें, या इसमें मेन चीज़ ये आ रही है कि जो हमारे सीनियर बेसिकली ये है कि जो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं जिनको बड़ा अरसा हो गया सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हुए, तो उनकी आइनी तौर पर मामलात के ऊपर ग्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा है होती है। मतलब मैं हूँ तो मेरा अगर मैं तजर्बा मेरा कम होगा तो मुझसे जो सीनियर है उसको ज़्यादा तजर्बा है तो उसकी ग्रिप ज़्यादा होगी। उसको फिर मुतअद्दिद केसेस अगर हम देखें कि जब भी कोई मैटर आता है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की अगर मैं बात करूं, तो उसमें वो पिछले अदालती नज़ीरों की भी बात होती है। तो वो अदालती नज़ीरों की जब बात होती है, जो सीनियर रिपोर्टर होता है वो तो उस पर पहुंच जाता है कि ये कब फैसला हुआ था, उसमें क्या कहा गया था। जो जूनियर होता है तो वो तो उस चीज़ पे नहीं पहुंच सकता कि क्या कुछ हुआ था। तो बेसिकली ये यही चीज़ है कि जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं उनसे हमारे जो नए आने वाले रिपोर्टर्स हैं वो उनसे लर्न करें, और वो हम उनको एक ऑनर मिलेगी किसी एक्रेडिटेशन की वजह से, क्योंकि वो उस क्राइटेरिया के ऊपर अभी वो हमने चीज़ें तय करनी है कि हमारी कमेटी बनेगी और वो चीज़ें तय करेगी कि क्या क्या हमारे SOPs होंगे, किस किस तरीके कौन कौन उस क्राइटेरिया के अंदर पूरा बैठ रहा है, कौन। मगर उसमें ये तो नहीं हो सका कि सिर्फ एक्रेडिटेशन वाले जो रिपोर्टर हैं सीनियर सिर्फ वही रिपोर्ट नहीं बल्कि बाकी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए उसमें अगर किसी के पास एक्रेडिटेशन नहीं भी है और कोई हमारा मेंबर भी नहीं है तो भी हम उसको तो नहीं रोक सकते कि वो भी आए, वो रिपोर्टिंग करे। ये तो एक ओपन चीज है, पब्लिक प्लेस है, तो वो रिपोर्टिंग ये सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट होगी सीनियर जर्नलिस्ट के लिए, और थोड़ा सा हमारे अपने ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होगा कि वो जो दोस्त हमारे जो फैक्ट से हट के अगर रिपोर्टिंग करेंगे उनको ये पता होगा कि हमारा जो ये चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं, तो कल को जो हमारी कमेटी होगी जो एक्रेडिटेशन के लिए नाम फाइनल करेगी तो उसके भी नॉलेज में होगा कि इसने फलां जगह पे या फलां केस के अंदर ये रिपोर्टिंग दुरुस्त नहीं की, ये दुरुस्त नहीं की। तो वो इस वजह से हमारे दोस्त खुद एहतसाबी में पड़ जाएंगे कि हम कोशिश करेंगे सही रिपोर्टिंग करें। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और भी आम मामलात हैं कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से ही उस पर बात करें। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम के लिए सहाफ़ियों की और ख़ास तौर पे कोर्ट रिपोर्टर्स की क्या अहमियत है और क्या उनका किरदार होना चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं उस पस मंज़र में कि जिसमें चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने और सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने आज प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के 43 अरकान पर मुश्तमिल वफ़द से मुलाकात की है और तबादला ख्याल किया है कि किस तरीके से आवाम तक मालूमात बेहतर अंदाज से पहुँचाई जा सकती हैं। करीम सिद्दीकी साहब, एक ये तजवीज़ भी सामने आ रही है कि एक इशूज़ है जो सहाफ़ियों को कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जब भी कोई ख़बर आती है तो कभी कभी उसकी तस्दीक के लिए बर वक्त जो है कोई उसकी तस्दीक करने वाला नहीं होता। तो एक तजवीज़ ये भी है कि तहरीरी तौर पे प्रेस एसोसिएशन की तरफ से जो है अगर उनके रेफरेंस से कोई रिक्वेस्ट जाएगी तो उस पर फौरी जवाब आएगा। तो उसमें सवाल यह कि बहुत से सहाफ़ी अगर मुख्तलिफ स्टोरियों में काम कर रहे हैं वो एक्सक्लूसिव भी हो सकती हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते, तो फिर ये पूरी एसोसिएशन को शेयर किए बगैर कोई मालूमात मिल सकेंगी सुप्रीम कोर्ट को? इस वाले से आप कैसे कहेंगे? ये एक इशू तो है, बट लेकिन ये है कि उसमें अब देखना ये है कि
ये नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की तजावीज़ को या प्रेस एसोसिएशन की तरफ से जो जाएगा उसको हो सकता है प्रायोरिटी हो, लेकिन अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत किसी सहाफ़ी ने लिखा है तो मेरा ख्याल है कि वो तो कानूनन और आइन के तौर के ऊपर इंफॉर्मेशन का केस अभी पेंडिंग है। हाँ, पेंडिंग पड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी पाबंद है भी या नहीं। हाँ, अभी तो उसके अंदर वो देखने वाली चीजें हैं ना, तो जाहिर है वो अब अगर 10,000 मतलब एक बात कर रहा हूँ मैं कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन तो हर आदमी का, सिर्फ सहाफ़ी का ही नहीं है, तो शहरी का हक है ना। तो वो मेरा ये एक प्रोसीजर है। अगर वो आएगी तो तैयब साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है कि कोई अगर सहाफ़ी आके कहता है कि जी ये है मैं ये करना चाहता हूं, है प्रेस एसोसिएशन का एक्रेडिटेड कोई भी सहाफ़ी जो है वो आता है एसोसिएशन के पास आता है, वो कहते हैं इसके अंदर मेरे सवालात हैं, ठीक है ना। मेरा ख्याल है कि इतनी एथिकल जो है वो जर्नलिज्म और हमारे इतने एथिक्स जरूर होने चाहिए कि मैं बजाय इसके कुछ को खोल के और स्क्रूटनी करूँ, मैं वो बंद लिफाफा जो है वो उसमें करके और विद रेफरेंस उसका जो जवाब फिल्टर के लिए पढ़ना तो जरूरी होगा। उसमें कि नंबर 1 वो कौन सहाफ़ी होगा, आपके जरिए फिल्टर क्या होगा, मयार क्या होगा, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें ना दो तजवीज़ है, क्योंकि अभी तो डिस्कशन हो रही है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो भी हमारी जानिब से होगा कि प्रेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की जानिब से या जो हम कमेटी तश्कील देंगे, जो मालूमात वो भेजेगी, तो वो तो हमें कहा गया कि उसको हम प्रेफरेंस पे रखेंगे। लेकिन इसकी वजाहत भी खुद उनकी जानिब से कर दी गई कि अगर आपका कोई इंडिविजुअल मेंबर वो भी भेजेगा, लेकिन उसमें आपने एक चीज़ रखनी है कि जो इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हैं या जिसका आपने जवाब मतलूब है, वो आपका प्रेस एसोसिएशन का जो इन्वेलप है उसके अंदर जब आप चीज़ भेजेंगे तो उसकी हम प्रेफरेंस पे आ जाएगी कि ये पास की जानिब से या प्रेस की जानिब से आई है, तो वो हम उसका ये क्राइटेरिया रख सकते हैं कि अगर कोई जर्नलिस्ट वो मेरे साथ या हमारी कमेटी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता, वो ये कहे कि ये एक्सक्लूसिव है और मैं ये इसका जवाब है, तो हम उसको ये फैसिलिटेशन दे सकते हैं कि हम उसको वो एनवेलप दे दें, ठीक है, वो अपना लेटर या जो चीज़ उसने लिखनी है वो लिख के उस एनवेलप में रख भेज दे ताकि उसको प्रेफरेंस पे देखा जाए। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ जो आपने सवाल पूछा उसमें ये चीज़ है कि हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन जिसको वो अपना एक्सक्लूसिव समझ रहा है वो इंफॉर्मेशन आपके नॉलेज में हो, सिद्दीकी साहब के नॉलेज में हो, तो ये भी एक चीज़ है कि सारों से पूछ के फिर रिक्वेस्ट डाली जाए। नहीं, वो ये है कि वो भेजने से पहले अगर मुझसे पूछ एक और बात भी है ना, वो जो बात ये भी सामने आई थी कि हो सकता है कि आपको लिखने की जरूरत ही ना पड़े, तमाम चीज़ें जो हैं वो वेबसाइट के ऊपर पहले से हो जाए। बस अब जैसे है अब इंडिविजुअल किसी के मतलब मैं सवाल है एक कि होता है ना कि जैसे वुमेन एक्शन फोरम की आई थी एक एप्लीकेशन कि जनाब जजेस के असास से किसने कितना प्लॉट लिए, क्या है क्या नहीं है, तो अब उसमें वो एक इंडिविजुअल भी है चीज़, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि काजिफा ईसा और मिसेस सरीना ईसा ने वॉलंटरली अपने एसेट्स जो हैं वो शो किए हुए वेबसाइट के ऊपर। तो ये मेरा ख्याल है कि डिफरेंट तरीके से वेरी करती हैं चीज़ें। बहरहाल अभी इसका कोई हार्ड एंड फास्ट असूल है, रूल तो है नहीं। अच्छा तैयब साहब, खुद एहतसाबी की बात भी एक सामने आई इस मुलाकात में कि सहाफ़ियों को अपनी खुद एहतसाबी करनी चाहिए और प्रेस एसोसिएशन को भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए। तो वैसे आम नाज़रीन के जहनों में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो प्रेस एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट की, इसमें अगर खुद एहतसाबी से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि ये खुद एहतसाबी वाली बात नहीं थी, वो ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट अंदाज के अंदर हो सके चीज़, मतलब ये है एहतसाब तो ये नहीं हो सकता ना कि अगर मैंने खबर दिया मेरा एहतसाब तो मेरा इदारा करेगा ना कि भाई आपकी खबर दुरुस्त है या बाउंस हो गई है या क्या है, ठीक है ना, वो तो एक बात है ना। मैं आई एम नॉट रिस्पांसिबल टू प्रेस एसोसिएशन जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक कुछ अपने ज़ाब्ते बना सकते हैं। उसमें ये है कि हम देखें जो फैक्चुअल फैक्ट से हट के रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसकी खुद एहतसाबी के इस चक्कर में जरूर आ जाएगा कि हमारी प्रेस एसोसिएशन जो है वो उस चीज़ों को तो देख रही होगी और फिर वो जो एक्रेडिटेशन वाली मामलात हैं, बाकी मामलात हैं, तो उसमें वो फिर अपने आप को साइड पे रखेगा ना, वो यही कहेगा कि यार आपने फलां चीज़ जो रिपोर्ट की है वो फैक्चुअल नहीं थी या आपने हक़ाइक़ से हट के की या आपने इसमें मैनिपुलेशन कर दी, तो इस वजह से वो एक एहतसाबी जो है वो पास की जानिब से खुद एहतसाबी होगी, क्योंकि वो एक चेक एंड बैलेंस एक किस्म का होगा कि जब एक 2 रुकनी कमेटी बैठी हुई है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने मेंबरान में से सिर्फ उसके नाम फॉरवर्ड करेगी एक्रेडिटेशन के लिए जिसको समझती है कि ये क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं, तो उस वजह से फिर बाकी जो मेंबरान है वो अपने आप को जो है
वो ये कोशिश करेंगे कि हम अपना जो रिपोर्टिंग है और चीज़ें हैं वो ऐसी फैक्चुअल रखें कि हमारे ऊपर कोई ऐसा हर्फ ना आए। अच्छा, कहीं से कि सब एक तासुर ये है कि वो तो आजकल आपस में गुफ्तगू होती रहती कि यार कल आपने ये खबर थी और इसको इस तरह से नहीं था, ये चीज़ था, वो तो होती रहती है। डिस्कशन तो एक नॉर्मल रूटीन के अंदर रहती है ना, लेकिन वो जो एक मिस्टेक्स तो होती हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं, उसमें होती हैं। अच्छा करीम साहब, सवाल अब ये पैदा हो रहा है कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो कि एंकर पर्सन्स हैं, जो दूसरी बीट के रिपोर्टर्स हैं, जो स्टूडियोज़ में बैठ के प्रोग्राम्स करते हैं, अब वो उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो हर केस को रिपोर्ट करें। उनको कोर्ट रिपोर्टर्स के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। लेकिन ये तासुर ये मिलता है कि शायद कोर्ट रिपोर्टर्स हम आसमान से उतरे हैं और शायद इसलिए उनके बगैर ये चीज़ हो ही नहीं सकती। तो कोर्ट रिपोर्टर्स का और जो टॉक शोज़ के अंदर जो तज्ज़ियाकार हैं या एनालिस्ट हैं, उनके दरमियान कैसे मतलब मुवाजना किया जा सकता है? और आप ये जो एक्रेडिटेशन कार्ड्स मिलेंगे जर्नलिस्टों को, तो इससे क्या उनकी अहमियत अपने इदारों में और टॉक शोज़ के लिए भी उनको तरजीह दी जा सकेगी? क्या ये कोई पाबंदी होगी या ये अपने नहीं, ये तो कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी किस्म की किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। आप देखें ना, हो सकता है कि आप एक पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह कवर करते हैं, तो अमूमी तौर पे होता है ये है कि टॉक शो के अंदर अगर बैठेगा कोई भी तो वो कहेगा, प्रेफरेंस देगा ना कि यार ये बड़ा अच्छा पॉलिटिकल रिपोर्टर है, इसको बड़ी इन डेप्थ नॉलेज है, तो वो अपने प्रोग्राम को बेहतर करने, मतलब मैं मुझसे या इनको बुला के या आपको बुला के बीइंग ए कोर्ट रिपोर्टर कोई वो तो नहीं है कि मुकाबला हुस्न में तो शरीक नहीं हो रहे होते ना। एक्चुअली तो होता है कि आपका प्रोग्राम कंटेंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है। एग्जैक्टली। तो वो मेरा ख्याल उस हवाले से, अदरवाइज कोई किसी के ऊपर पाबंदी तो नहीं है ना। अब तो लाइव टेलीकास्ट होती है बड़े सारे केसेस जो हैं, लेकिन देखें तो ये मामला सीरियस तो है, लेकिन ये इशू तो है सीरियस है, जिन लोगों को कोर्ट का पता ही नहीं होता वो तज्ज़ियाकारी भी कर रहे होते हैं। ये चीज़ सर अहम है, और हम तो इस चीज़ पे हैं कि जो भी प्रोग्राम होते हैं अगर वो कोर्ट रिपोर्टर्स को कोर्ट से मुतल्लिक कोई चीज़ कंटेंट उन्होंने देना है तो उनकी तरजीह होनी चाहिए कि वो अपने मुतल्लिका कोर्ट रिपोर्टर को लें, ताकि वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा होता है बनिस्बत कोई दूसरा बंदे के। तो ये तो उनको चाहिए कि बल्कि ये एंकर पर्सन्स को आपके तवज्जो से कि उनको ये चाहिए कि वो अपने कोर्ट रिपोर्टर्स को, हर टीवी चैनल का अपना कोर्ट रिपोर्टर है, उसको तरजीह दें। और ये जरूरी है कि वो फील्ड रिपोर्टिंग वो कर रहा होता है, उसको पता होता है कौन सी बात किस जुमरे में की गई, कौन सी बात किस सियाको सबाक के तहत की गई है। लेकिन जो आम लोग तजिया निगारी कर रहे होते हैं वो उस सियाको सबाक पस मंजर को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते, तो जिस वजह से तसर जो है वो गलत चला जाता है। और कभी कभी कोर्ट रिपोर्टर्स अगर कुछ गलत कर दें तो उसका तो और भी ज्यादा नुकसान है। ये उसकी बददियानती होगी अगर कोर्ट रिपोर्टर कोई ऐसा करेगा। गलती भी हो सकती है, ह्यूमन एरर एक डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर वो जानबूझ के करता है। वैसे आप भी बड़े सख्त भी करते हैं चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के बारे में, तो आपने बहुत ही सख्त जुबान, वो जो मैंने सख्त जबान इस्तेमाल की है वो वक्त की जरूरत है, क्योंकि वो अच्छा आप में जरूरत तो नहीं है ऐसी। नहीं, अभी चीजें डिफरेंट चल रही हैं, लेकिन वो जो दौर था उसको देखें कि वो किस तरीके से, ना वो आइन को देख रहे थे, ना कानून को देख रहे थे, ना हलफ को देख रहे थे, तो फिर चीजें आफ्टर ऑल वो एक लॉ ग्रेजुएट थे और जजेस थे, हम तो लॉ ग्रेजुएट भी नहीं है। लेकिन सर एक बात है, हम वी आर दी जज ऑफ जजेस कह सकते हैं, सेल्फ क्लेम। क्यों सब कानून की डिग्री होना जरूरी है वैसे सहाफियों के लिए जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, ये लाजमी है? क्योंकि आम तासुर ये है कि आपने कानून तो पढ़ा नहीं होता, बस सुन के आप आधे वकील नीम वकील बन जाते हैं, वकीलों को सुन के। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिक्स कवर करते हैं क्या उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होती है? नहीं, मतलब ये सहाफत एक वक्त के साथ है ना मतलब जान, अगर जब आप और मैं खड़े होके कोई बात करते हैं तो फिर वो पीछे देख रहे हैं ना, मुझे कितने साल हो गए, आपको कितने साल हो गए इस अदालत को देखते हुए, इसकी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, इसके अंदर आए हुए कितने चीफ जस्टिस आए, उन्होंने किस तरह से चलाए, तो वो एक रेडीमेड एक एनालिसिस आपके सामने मौजूद होता है। ज़ाहिर है कि तारीख तो अपनी होती है, हर जगह ही होती है। तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट रिपोर्टर इस हवाले से, क्योंकि कोर्ट के इश्यूज होते हैं, आपने अगर रिपोर्ट भी करना है तो ये भी बहुत मुमकिन है कि मैं एक फ़ैसला पढ़ा, मैंने उसमें से ख़बर निकाली और बाकी दोस्तों को किसी ने कहा यार मुझे भी तो मैंने शेयर कर दी। लेकिन बीइंग कोर्ट रिपोर्टर जब आप पूरे उसको आपको पढ़ना पड़ता है ना, पूरा जजमेंट जो है वो आप उसको पढ़ते हैं और फिर उसकी जो एक अंडरस्टैंडिंग निचोड़ निकालते हैं,
वो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा इजी होता है बाज़ एज कम्पेयर टू जो कि दूसरा नहीं कर रहा, क्योंकि एक आम फहम अप्रोच होती है आपकी कि आम आदमी तक बात पहुंचानी है। जो वकील होता है वो हर चीज को एक जज को समझाने के लिए वो निचोड़ निकालता है, जबकि एक आम सहाफ़ी जो LLB नहीं है वो आम आदमी को समझाने के लिए उसमें से मानी निकालता है। तो सहाफ़ी के लिए शायद आप ये समझ लें इसको कि मतलब जो बाहर की दुनिया है वहाँ पे जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही होती है वहाँ वकील भी होता है, जज भी होता है, लेकिन एक साथ में पब्लिक ज्यूरी होती है बैठी हुई जो उसकी भी अपनी एक राय आ रही होती है। वो लॉ ग्रेजुएट्स नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में शायद लॉ ग्रेजुएट्स की कोई शर्त अभी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टर्स के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, शायद हमें इसका इल्म नहीं है, लेकिन मती भी मैं इस चीज़ का एक जवाब देना चाह रहा हूँ। वो ये है कि देखें सिद्दीकी साहब इनको इतना अरसा हुआ रिपोर्टिंग करते हुए, तो जितने इन्होंने कोर्ट के केस रिपोर्ट किए हैं इतने शायद किसी जज ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर या किसी वकील ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर मुकदमात नहीं लड़े होंगे। अब ये देखें कि कोर्ट रिपोर्टर जो होता है वो डेली बेसिस के ऊपर कितने केसेस को रिपोर्ट करता है। इनको तो एजाजी डिग्री दे देनी चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं सर, ये रिपोर्ट कर करके तो जो कोर्ट रिपोर्टर होता है शायद उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक LLB वाले से या एक वकील से या एक जज से भी बसाओकात ज्यादा बेहतर बन जाती है। जैसे एडिशनल जज होते हैं, ऑनररी जज भी हो सकते हैं। जज तो हम होते हैं लेकिन हम जूरी की तरह बिहेव। अब अगर सिद्दीकी साहब अपनी जिंदगी का एनालिसिस करें, ये इन्होंने अपनी टोटल कोर्ट रिपोर्टिंग के अंदर कितने केसेस रिपोर्ट किए हैं, शायद ही कोई जज या कोई वकील ऐसा हो जिन्होंने इतने अपने केसेस लड़े हों या उनके फैसले। वैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ भी रिव्यू या अपील हो सकती है, मगर सहाफ़ी जब अपनी जजमेंट देते हैं तो वो सारी उम्र के लिए फाइनल हो जाती है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। मेरे ख्याल में इसका कोई ना कोई सिस्टम होता है। और ये और बात है कि तारीख पर अपना फैसला भी देती है, उस सहाफ़ी की लिखी हुई जजमेंट के ऊपर भी और उस सहाफ़ी के बारे में भी बिल्कुल उसी तरह जैसा सियासतदानों और हुक्मरानों के बारे में तारीख फैसला देती है। एक और कुछ और चीज़ें भी बड़ी अहम इस मुलाकात में आई हैं, कुछ केस मैनेजमेंट के हवाले से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ दूसरे मामला पे भी बात करते हैं। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं साहब मुलाकात की जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब, सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के दरमियान आज हुई हैं। 3 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में मुख्तलिफ तजावीज़ पे गौर भी किया गया है कि किस तरीके से आवाम के जानने के हक़ और आज़ादी राय को बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि सिद्दीकी साहब, आम लोग जो हैं वो अदालत के रिपोर्टर्स और आम सहाफ़ियों के बीच में शायद इतना फ़र्क जानते नहीं हैं। और हम जब अखबार के लिए मैं जब काम करता था तो आराम से 10-11 बजे 12 बजे उठते थे और रात को लेट जाते थे, मगर कोर्ट रिपोर्टर चाहे वो टीवी का है चाहे अखबार का है, उसको सुबह सवेरे कम से कम 8 या 9 बजे अदालत में होना होता है और फिर वो रात तक उसको रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो कोर्ट रिपोर्टर्स की क्या लाइफ होती है? आप सुबह उठ के जब आते हैं सुप्रीम कोर्ट, इस जमाने में था कि 1-1:30 बजे कोर्ट्स बंद हो जाए करती थी दिन के टाइम। दिन के वक्त ऑफिशियल टाइम तो यही है ना, 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो ऑफ हो जाएगी, लेकिन अब वो वैसा नहीं है। फिर अब तो बहुत ज्यादा फिर देर तक भी चलती हैं और सारा इतवार को भी खुल जाती हैं, इतवार को भी और किसी रात को भी, मतलब ये सिचुएशंस ऐसे। वो एक पंजाबी फिल्म का डायलॉग था सुल्तान राय का कि जुल्म 24 घंटे तो इंसाफ 8 घंटे। लेकिन अब वो ये ना कि जुल्म टफ वैसे वो जो टिकर्स के लिए बाहर भागना और फिर स्टोरी डालना और फिर वो जाहिर है ये फिर अपने यूट्यूब चैनल के लिए व्लॉग भी करना। सही बात है सर, ये बड़ा ये जाहिर है। देखें बात ये है कि मैं ख्याल कि इंसान काम करता रहे ना, तो वो कहते हैं ना कि आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। और ये जो लाइव नशियात जा रही हैं इनसे लोगों को एहसास हुआ होगा कि कोर्ट रिपोर्टर कैसे रिपोर्टिंग। बहुत हुआ मेरा ख्याल है कि पहले दिन जब हुआ ना, बड़ी मजे की बात है। अच्छा। वो जनाब हमने कहा कि जब लाइव जा रहा है, हमने भी जो है ना शरारती अंदाज के अंदर ना टिकट जो देने थे वो रोक लिया, हम बैठ गए आराम से। स्लो हो गए। अब वहां से उनकी तो भाई टिकट दो, भाई टिकट में लाइव चल रहा है यार, सुन लो, खुद बना लो। तो नहीं हमें समझ नहीं आ रही फिलहाल क्या चीज। तो ये एक जाहिर है मतलब स्पेशलिटी, जैसे इकोनॉमी की अगर जो बीट हो, मुझे मैं बिल्कुल मतलब मैं अब वो बहुत हल्की बुल्की शुद्ध तो हो सकती है, लेकिन जो इन डेप्थ एक चीज़ है कि वो कैसे डेवलप करती है, वो इकोनॉमी का रिपोर्टर जो दिन रात कवर करता है वो उसके साथ वो उसका ज़्यादा वो सारा कुछ होता है। तो लिहाजा हर अपना शोबा, लेकिन अब तो हर शोबे के अंदर स्पेशलाइज्ड बहुत चली गई है ना, तो उसी से मेरा ख्याल कि मेयार बेहतर हो रहा है लोगों का, वो उसके अंदर है। बहरहाल ये बहस जारी रहती है कि कभी ये
रिपोर्टर बड़ा वही होता है जिसके पास खबर होती है और जो खबर देता है, ठीक है ना। तो बाकी लेकिन तो कोर्ट रिपोर्टर्स का ये कमाल है, तैयब साहब के सुप्रीम कोर्ट में सारे बड़े बड़े सियासतदान चल के आते हैं, खबरें चल के आती हैं हमारे पास, हमें पीछे भागना नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा एक और भी चीज है मतलब, और डॉक्यूमेंट्स आते हैं एविडेंस के साथ, सबूत के साथ। वो एक बिल्डिंग के अंदर इनएक्यूरेट या फेक न्यूज का गुंजाइश ही नहीं होती, बिल्कुल, और दे भी नहीं सकते। अब इसमें एक और ट्रू जो रिपोर्टिंग होती है ना, उसमें ये होता है कि आपने कोई रिमार्क्स गलत समझ लिया, कोई चीज, वो एक अलग चीज है। लेकिन ट्रू रिपोर्टिंग जो है ना वो कोर्ट से रिपोर्टिंग नहीं होती। लेकिन पिछले अरसे से कुछ एक फायदा भी हुआ ना, क्योंकि जितनी सियासत की सारी सुप्रीम कोर्ट से रेगुलेट हो रही थी, तो आपको सियासत भी ज्यादा समझ आनी शुरू हो गई। एग्जैक्टली। एक जिस वक्त आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हो, क्योंकि देखिए गवर्नेंस का जो सिस्टम है ना, उसको अंडरस्टैंड बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं एज कंपेयर टू किसी और बंदे के, क्योंकि वो सारे का सारा आपके गवर्नेंस के सिस्टम के लूप होल्स जो हैं वो निकल के अदालतों के सामने आते हैं। जब किसी के रूल्स मतलब जब किसी के साथ नाइंसाफी होती है तो वो नाइंसाफी क्यों हुई है, मतलब ये देखने वाली चीज होती है, तो को नजर आ जाती है। आपका निजाम खुल के सामने आपके खड़ा हुआ होता है कि ये उसके निजाम के जो इंजन है ना, उसके नट बोल्ट जो है वो कैसे, मतलब कोर्ट रिपोर्टर एक एक्सरे कर रहा होता है किसी भी इशू का, और जो दूसरे रिपोर्टर ने शायद उसको ज़ाहिरी बुनियादों पे, मैं ये नहीं कहता किसी और को हम, जैसे एक जज जो होता है बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन की बात है ना, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को और तरह से देखने की कोशिश करता है। देखिए सर, जैसे जज होता है ना, उसके पास जब कोई केस आता है तो वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि कहाँ पे क्या कुछ हुआ है, ठीक है। बयान है इसी तरीके से जो कोर्ट रिपोर्टर होता है वो भी उस इश्यू को भी, और इवन कि वो उस जज को भी अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि ओरिजिनलिटी कहाँ, ओरिजिनल चीज कहाँ पे है, और जज जो है वो किस तरतीब से इसमें कोई जज तो जैसे वो एक एमआरआई होता है ना, सिटी स्कैन कर रहा होता है, कोर्ट रिपोर्टर बेचारा सिर्फ एक्सरे देख रहा होता है, थोड़ा बहुत नजर आ जाता है, जज देखिए हड्डियां नजर आ जाती है, लेकिन हड्डी कहाँ टूटी हुई है पता लग जाता है, हड्डी कहाँ टूटी हुई है, लेकिन जज जो है वो तो पूरी एमआरआई करके निकालता है ना कि ये है, ये चीज है। तो बेसिकली यही है कि हमारा कोर्ट रिपोर्टर का वो एक चीज डेवलप हो चुकी है कि कोर्ट को कर करके तो कि जज का भी, कोर्ट का भी, केसेस का भी, और कोई भी चीज आ जाती है ना तो उसमें फैक्चुअल सिचुएशन निकालना बड़ा जो है कोर्ट रिपोर्टर। अच्छा, अब एक बात कर लें कुछ ये केस मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि साथियों को भी समझ नहीं आती केस कैसे लग रहे हैं, क्या सिस्टम हो रहा है। तो क्या तय क्या हुआ बज़ाहिर के केस मैनेजमेंट कमेटी के जो दो नाम सामने आए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये बड़ा ही मेरे ख्याल में प्लूरलिस्टिक किस्म की कमेटी है जिसमें तमाम मकतबा फिक्र के लोग मौजूद हैं। नहीं केस मैनेजमेंट ऐसी बात नहीं है, ये पुरानी कमेटी है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल पुरानी कमेटी है। आपको याद होगा कि एक दिन हुआ ये कि एक बेंच था जो कि जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस काजी फैसल था, लेकिन अचानक जो है वो जब पता लगा वो तो बेंच तो तब्दील हो गया, शाम को अचानक से तब्दील हो गया था। तो वो उसके बाद जो है उन्होंने कहा भाई हम इधर आए हैं, वो आपका भी बेंच, उन्होंने कहा जी आपका भी बेंच तब्दील हो गया, मेरा भी बेंच तब्दील हो गया। तो फिर वो उन्होंने फिर रजिस्ट्रार को बुलाया, उस वक्त इशरत अली साहब थे रजिस्ट्रार, और पूछा ये रोस्टर एकदम अचानक चेंज कैसे हुआ, किसके कहने पे हुआ कि जी चीफ साहब के कैसे, चीफ साहब को क्या, बंदयाल साहब थे उसमें, बंदयाल साहब थे उसमें। तो उन्होंने कहा जी उनके जो स्टाफ ऑफिसर हैं उनकी कॉल थी कि भाई जी ये रोस्टर चेंज कर दो। तो वो फिर जो है ना उसके ऊपर फिर आपको पता बड़ी पूरी तफसील से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर कि भी किस तरह बेंच कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, क्या होता है, और उसमें एक चीज सामने आई थी कि मुकदमा लगते कैसे हैं। तो वो बताया गया कि एक कमेटी है जो कि यही जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीर की, इन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सबमिट की हुई केस मैनेजमेंट के हवाले से कि केस कैसे लगेंगे, और उसमें कमेटी तजवीज़ और कमेटी ठीक है, लेकिन उसकी फाइल जो है वो 1.5 साल से चीफ जस्टिस साहब के पास, उनका फाइल 1.5 साल से हमारे पास फाइल नहीं आई। तो अब ये है कि अब तरजीहात क्या तय हुई, फाइल दस्तयाब हो गई है, अब तरजीहात क्या तय हुई, बाजियाब हो गई। जी जी, अब प्रायोरिटीज किन केसेस की, प्रायोरिटीज यही है कि जो टैक्स मैटर्स हो गए, जो नैब के हो गए, जो बेल के मैटर होते हैं, शॉर्ट सेंटेंस, हाँ उनको जो है तरजीही बुनियादों पे लगाया जाएगा, बुनियादों के ऊपर, जिसके अंदर कानून कहते हैं कि इसका जल्द अज जल्द फैसला होना है, तो उस बुनियाद पे। लेकिन अभी भी वो ये हम चीज सामने आई है कि अभी भी कोई हतमी डिसीजन नहीं हुआ कि ये कमेटी जो है वो जिस तरीके
कि ये कह रहे हैं जो फाइल गुम हुई थी उस पर मजीद वर्क करके तो पुट करेंगे तो उसके बाद एक सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भुट्टो शहीद का जो रेफरेंस है आप ये देखें कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस टाइम के आसिफ अली जरदारी जब सदर थे उन्होंने दायर किया था और इतने अरसे से ये पेंडिंग पड़ा था 11 साल से और किसी की जरूरत नहीं। किसी साफी ने उनको पॉइंट आउट किया था सुप्रीम कोर्ट के बाहर जुल्फकार अली भुट्टो की तख्ती लगी हुई थी और कहा इनका रेफरेंस उनका जब बिल्कुल नहीं बताएंगे कि साफी ने पॉइंट आउट किया। अच्छा बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया साफी प्रोग्राम से इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।